So today my topic is black body radiation and photoelectric effect. लास्ट क्लास में मैंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बताया था. क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? थोड़ा सा एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं ना. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या था, जल्दी बताओ. E इज इक्वल टू W नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. यही तो था. चलिए इस चीज को याद रखना. और आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू. वर्क फंक्शन मतलब एच म्यू नॉट. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो. एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट मीन्स एच म्यू माइनस म्यू नॉट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी चेंज. यानी फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. ये बता दिया था. अब अगर इससे पूछा जाए वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी आपने क्या ढूंढा, एच म्यू माइनस म्यू नॉट. सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h म्यू माइनस म्यू नॉट. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन m म्यू माइनस म्यू नॉट. ये v है, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज वेलोसिटी. इस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो. और ये एम ई है. एम ई मतलब मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम. और अगर एम के एस यूनिट या ऐसा यूनिट में लोगे तो क्या होगा, के जी में लोगे 9.1 इंटू एम के एस में लोगे तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी. ये समझ में आ गया. ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया था, याद करो कैसा ग्राफ बताया था मैंने. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये हो जाएगा. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी है. आ गया. इसका स्लोप याद करो, मैंने बताया था इसका स्लोप क्या होता है, एच. क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था. अब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने बोले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इस तरह से, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हैं, तो ईवी लिखते हैं क्या, बिल्कुल. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ईवी नॉट. तो वी मतलब होता है ये वी, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखो या काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई. तो अगर कोई पूछे स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल v, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई. ई मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये याद रखना, ये फॉर्मूला है, पढ़ो ना. एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, तो ये वोल्ट क्या है, वोल्ट होता है पोटेंशियल क्या यूनिट. तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन ई, यानी कि के ई अपॉन ई. अगर कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. मतलब इतना पोटेंशियल लगा दो कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इस चीज को याद रखना. क्लियर. अब ये थ्योरी आपने देख ली, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो. ये सारी कंसेप्ट आपके वीवीआई हैं. और मैंने आपको बताया था कि अगर पूछे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. ये बेसिक चीजें आ गई. ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो सारे इस पे हैं. ध्यान दे दिया. चलिए अब आजिए, अब आपकी बारी है. पहला क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है, एक एक करके सॉल्व करो. जो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आराम से इसको लिखो. एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, वेलोसिटी निकालो. सबके आंसर एक्यूरेसी आनी चाहिए. और मैं आपको सबका आंसर पहले बता देता हूं, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. अगर आपको एनर्जी आनी है तो एनर्जी आपकी आएगी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. ये आंसर आएगा 6. अपने वीडियो को म्यूट कर लो सारे लोग. 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, माइक्रोफोन अपने माइक्रोफोन को ऑफ करो. 6.6 10 टू द पावर माइनस 90 जूल. ठीक है. इसी को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा 4.125. माइक्रोफोन ऑफ करो. ठीक है.
ये अब अगर काइनेटिक एनर्जी आना है तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी, अगर इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो 1.925 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जूल में निकालोगे तो आंसर आएगा 3.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, और वेलोसिटी अगर आपकी आएगी तो वेलोसिटी आएगी 8.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, सबके आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है, इसका भी आंसर मैं लिख देता हूं। अब सब अपने अपने आंसर ढूंढो, जिसके आ गए वो यस बोल देना, जिसके नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बाद में मैं तो सॉल्व करूंगा ही करूंगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए, इसका आंसर आएगा 6.968 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलो, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जिसके आ जाएंगे वो यस और नो में बताना है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आ चुका। रिया, समझ में आ गया आपको? चलिए, इस तरीके से बनना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे हो गया क्या? जल्दी करो बच्चों, मुझे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाना है, ऐसे बैठे मत रहो। क्वेश्चन नंबर 2 किसके किसके हो गया? यस और नो बोलो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द मिनिमम एनर्जी, सबके हो गए क्या? ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है, बहुत अच्छा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स, टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस ऑफ एजी इज इतना, यानी ये मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम द एजी सरफेस व्हिच इज एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट। यूवी लाइट में एक्सपोज किया गया है, तो अच्छा मुझे बता, यूवी लाइट होगा तो उसका वेवलेंथ कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम होता है अल्ट्रावायलेट लाइट का, या आप इसको राउंड अप में भी लिख सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम, जो आपकी इच्छा करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपके पास एनर्जी है, यानी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? सर इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सॉल्व करने बैठ जाएं, एक मिनट रुक जाओ, इसको देख लो जिसके सही है। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होता है? एच म्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, और लेमडा की वैल्यू तुम्हारी मर्जी है 3900 इंटू 10⁻10। मैंने इसको मान के, इससे एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। यस, जब एनर्जी की वैल्यू आ गई तो फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। देखो क्वेश्चन में मिनिमम एनर्जी कितना है? W0 की वैल्यू देखो गिवन है, यही तो है W0। ओवरकम मिनिमम एनर्जी, ओवरकम मतलब इतना एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, यानी 7.52 इंटू 10⁻⁻19, यानी जो W0 की वैल्यू है वो 7.52 इंटू 10⁻⁻19 है। इसकी वैल्यू यहां से निकल गई तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा क्या? डेफिनेटली निकल जाएगा। आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लोगे या कर भी चुके होगे, है ना। चलिए, और आई थिंक इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी? ऑलमोस्ट 5 या 6 के राउंड आएगी आई थिंक, या 5.4 या 3 के आसपास आएगी। ठीक है, अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे। चलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। दिमाग को शांत रखो और इजीली सॉल्व करो, सारे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ चुके हो, अब ध्यान से देखना क्या बोला है। अ मेटल वाज इरिटेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, यानी एक पर्टिकुलर एनर्जी इसमें है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3.2 इंटू 10⁻15। द फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हैज इज काइनेटिक एनर्जी के। तो चलो यहां पे ऐसे लिखना, केस 1। केस 1 के लिए यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? सबको पता है, E माइनस W0 होता है क्या? हाँ सर,
E इज इक्वल टू क्या होगा जल्दी बता दो, एच म्यू होगा, ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन कुछ दिया हुआ है नहीं, इसको मान लिया डब्ल्यू नॉट, पार्डन, जैसा डब्ल्यू नॉट मान चुके वही इसको यहाँ लिख दो। बहुत अच्छी बात है, समझना एक चीज है, ये होगा फर्स्ट केस, और इसको E1 लिख सकते हो या छोड़ो ना, क्या लिखना है, ये केस 1। अब केस 2, या मान ही लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको E1 ही मान लो, ज्यादा बेटर होगा। हाँ 3, अच्छा ठीक है, देखो देखो केस 2, अब बोलता है कि 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन which was produced when the same metal was irradiated with a light। अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, यानी इस बार जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पहले वाले का क्या हो जाएगा, डबल होगा, यानी Ke2 का फिर से फॉर्मूला क्या लगाओगे, H μ2 माइनस डब्ल्यू नॉट, यही तो हुआ, देखो तो। चलो इस K1 और इस K2 में, यानी Ke1 और Ke2 में क्या रिलेशन है सर, बहुत अच्छी बात है, Ke1 और Ke2 में रिलेशन है कि जो Ke2 है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, यही तो लिखा है, देखो ना, प्रोड्यूस हैज इट्स काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ये वाला, जो अगर ये वाला फ्रीक्वेंसी आप दे रहे हो तो इससे इसका 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा समझना, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, अगर मैं गलत हूं तो बता देना। क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूं, Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू H μ1 माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन H μ2 माइनस डब्ल्यू नॉट। अब आपको पता है ये Ke1 इसका 2 टाइम्स है, तो Ke1 अपॉन Ke2 इज इक्वल टू क्या मैं 2 लिख सकता हूं। अब H μ1 की वैल्यू पहले की कितनी दी हुई है, पुट करो डब्ल्यू नॉट अपॉन H की वैल्यू μ2 माइनस डब्ल्यू नॉट। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके डब्ल्यू नॉट नहीं निकाल सकते? जिसने भी इस तरीके से बनाया है उसका कंप्लीटली करेक्ट है, जिसको नहीं समझ में आया वो तुरंत पूछ बैठो। ये रिलेशन दिया हुआ है, देखो पढ़ के, Ke1 जो है वो 2Ke2 है, यानी उसका डबल है, डबल है, तो सीधा यहाँ पे Ke1 के जगह क्या लिखोगे, 2Ke2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। μ1 सबको पता, μ2 भी गिवन है, W, अच्छा एक चीज याद रखना, बहुत सारे बुक में डब्ल्यू नॉट को फाई नॉट भी लिखते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों ही वर्क फंक्शन है। जो मैं बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के उसको समझना, ये वर्क फंक्शन को डब्ल्यू नॉट लिखो, फाई नॉट लिखो या H म्यू नॉट लिखो, इस म्यू नॉट को याद रखना, बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, ऐसा फ्रीक्वेंसी जो लगना जिससे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो, इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिए, इससे कम हो तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। जिसने भी ये मेथड लगाया उसका सही है। चलो अब पीछे आ जाओ और ये फाइनल क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये जिसने बता दिया उसको टॉपिक समझ में आ चुका। ये ग्राफ अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इस तरह का ग्राफ बनता है, और आपको पता है ये क्या, कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होता है, तभी तो स्ट्रेट लाइन हुआ। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। बनाओ क्वेश्चन जल्दी, फास्ट, बस अब 1-2 मिनट का समय है, जल्दी करो। सर मैं बताऊं? हाँ क्या करना है, हाँ बताओ, जो भी है बताओ ना। सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, ठीक है, यानी आप कह रहे हो इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा c इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड के इक्वल होगा, है ना। हाँ तो क्या करेंगे जल्दी बताओ। सर तो हमें आया था वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय जो हमें सेकेंड में आया था, जो मेरा आया था 4.14 इंटू 10 टू द पावर 15 माइनस 15। यस, तो अगर आपसे इंटरसेप्ट पूछे ऑन एक्स एक्सिस पे पूछा है बच्चा लोग, यानी ये यहां से यहां क्या होता है, W म्यू नॉट, ये होता है, याद करो ग्राफ में बता, एक्स एक्सिस पे, तो ये जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, म्यू नॉट है। अब म्यू नॉट कैसे निकलता है भाई, म्यू नॉट निकलेगा आपको पता है, एच म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है क्या, बिल्कुल, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी बता दो, 1.1 डिवाइडेड बाय एच। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या तुम जूल में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है, बनेगा क्या, इसी तरह से किया है ना। जी सर। हाँ तो चलिए, ये म्यू नॉट आप निकाल सकते हो, डेटा आपको निकालना आता ही है, हर तरीके से आप उसको सॉल्व कर लो, यू विल हैव योर आंसर। माइंडसेट
चलिए अब थोड़ा सा नेक्स्ट चीज है। अच्छा, एच की वैल्यू जो आप निकाले हो, एच की वैल्यू कैसे निकालो बच्चों? उसको डिवाइड किए हो ना? अगर हमें उस पे निकालना है, हर्ट्ज पे, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना है, एच की वैल्यू क्या होती है? 6.626 जूल सेकेंड होता है ना। तो अगर उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकाल रहे हो, तो डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देना। ये जो सेकेंड पार्ट है ना, स्लोप जो h है, इसको इस तरह से निकला 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 4.14 इंटू 10⁻⁻15। तो इस जगह पे जो h की वैल्यू करोगे वो लिखोगे 4.14 इंटू 10⁻⁻15। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2.66 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। इस चीज को याद रखना। ये इस तरीके से आंसर कर लेना, हो गया आपका काम तमाम। सारा कुछ मैंने बता दिया, सारे यूनिट के साथ बता दिए। फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब अगर इस तरीके सबको समझ में आ गया, आई होप सो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आया? इंटरसेप्ट कैसे ढूंढते हैं? मैंने कुछ नया नहीं किया। इस ग्राफ को देखो, ये म्यू नॉट ग्राफ बोला एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो मैंने यहाँ एक्स एक्सिस पे देख के ये निकाल लिया। तो मैंने अपने घर से कुछ भी नहीं किया है, जो है थियरी उसी से किया है। हाँ, उसका यूनिट को मैंने मॉडिफाइड कर दिया। अगर यूनिट मॉडिफाइड कर दोगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ तुम लोग क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही तो गेम कर रहे थे। तो सबको एक ऑर्डर में मैंने ले लिया, और एक ऑर्डर में ले लोगे तो आंसर आपका परफेक्टली आ जाएगा। खत्म कहानी। चलिए अब जिस स्टूडेंट को पता है वो मुझे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहले होता क्या है ये मुझे बता दो। जिसको भी आता है माइक ऑन करो और बताओ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर, एक ब्लैक बॉडी एक आइडल बॉडी होता है जो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर, एक परफेक्ट एमिटर होता है रेडिएशन का। अच्छा, मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, सब बोलो यार, सबको मौका है, जिसको भी आता है एक्सप्लोर करो। Sir, if the substance being heated in is a black body, the radiation emitted is called black body. If a substance heated this black body और white body, black body की जगह येलो बॉडी को हिट करे तो True, sir. वो ब्लैक बॉडी नहीं है। मतलब ब्लैक बॉडी होने के लिए बॉडी ब्लैक ही होनी चाहिए। कोई सा भी substance, कोई सा भी सब्सटेंस? no sir. तो सोच के बोलो ना, ब्लैक बॉडी मतलब ब्लैक बॉडी ब्लैक होनी चाहिए, कोई भी ले सकते हैं। सर सिर्फ ब्लैक बॉडी ले सकते हैं सर। अच्छा, तो मतलब अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखना है तो हमको ब्लैक बॉडी ही लेना पड़ेगा। और अगर मैं एक रेड हॉट आयरन ले लूं तो नहीं होगा वो ब्लैक बॉडी, उसको नहीं मान सकते? हाँ सर, मान सकते हैं ना। तो ब्लैक बॉडी एक्चुअली कुछ नहीं होता, एक आइडल फिजिकल बॉडी होता है जिसको हम पैरामीटर में फिक्स करते हैं। हमेशा याद रखना, ब्लैक बॉडी मतलब क्या, एक आइडल बॉडी, एक मतलब एक आइडलाइज्ड तुमको फिजिकल बॉडी लिया गया है, जिसको कहा जाता है कि वो गुड एब्जॉर्बर है और गुड एमिटर है। एब्जॉर्बर मतलब जितने भी रेडिएशन उसमें डालो वो सब कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है। खैर वो तो बात की बात है, पहले तो मेरी बात समझो। क्यों, देखो वैसे तो आप लोग टैलेंटेड हो तो मुझे बताने की कोई खास जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी थोड़ा जो मैं बता रहा हूं उसको समझो, काम आएगा। चलो मैंने ले लिया एक कोई भी बॉडी, एक व्हाइट बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है, या कोई भी एक बॉडी ले लिया मैंने, उसमें मैंने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया। व्हाइट लाइट में आपको पता है बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं ना भैया, विबग्योर तो वही बनाता है। मैंने मान लिया λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, कोई भी, बहुत सारे वेवलेंथ। मतलब व्हाइट लाइट जब किसी बॉडी पे इंसिडेंट होती है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी कि वो बॉडी उस सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकेंड बॉडी हो सकती है कि उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, या थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको ट्रांसमिट करे, ट्रांसमिटेड। यही तीन चीज तो हो सकती है, उससे ज्यादा भी कुछ हो सकती है। क्या पढ़ा है क्या, बता दो मुझे, इससे ज्यादा कुछ पढ़ा है क्या? चलो, तो यानी अगर वेवलेंथ कोई भी व्हाइट लाइट अगर किसी बॉडी पे गिरती है, तुम, मैं, मोबाइल, कुछ भी, तो या तो वो एब्जॉर्ब करेगी, या तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, या तो वो ट्रांसमिट करेगी, या तो तीनों करेगी। अब सपोज करो
उसने लेमडा 1 और लेमडा 2 को एब्जॉर्ब कर लिया और लेमडा 3 को रिफ्लेक्ट कर दिया, तो जो उस बॉडी का कलर होगा वो कलर एग्जैक्टली किस पे डिपेंड करेगा? लेमडा 3 पे। यानी किसी बॉडी का कलर डिपेंड करता है जो वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट करता है, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो गया? जो वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट करे, जो एब्जॉर्ब करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर कोई बॉडी मैंने ले, समझो उस पे व्हाइट लाइट मैंने इंसिडेंट किया और उस बॉडी ने बोला कि मैं कुछ नहीं करूंगा, सबको एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो उस बॉडी ने उस सारे वेवलेंथ, जितने भी वेवलेंथ डाले तुमने, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, सबको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या वो बॉडी कोई कलर दिखेगा? बोलोगे सर नहीं दिखेगा। तो वो बॉडी दिखेगी कैसे? काली बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो इसीलिए ऐसा कंसेप्ट आता है ब्लैक बॉडी, यानी ऐसा बॉडी जो सारा वेवलेंथ उस पे गिरे उसको एब्जॉर्ब कर ले, या ऐसा बॉडी जिसमें रेडिएशन किसी भी फ्रीक्वेंसी का गिरे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो सब कुछ को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। यानी इट एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, कॉल ब्लैक बॉडी। क्योंकि कुछ रिफ्लेक्ट कर ही नहीं रहा है, रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो कलर कैसे शो करेगा? यानी कलर शो करने के लिए रिफ्लेक्शन चाहिए, और ब्लैक बॉडी ऐसी एक आइडियल बॉडी है जो कुछ भी जो आपकी वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट कर नहीं रहे, इसलिए वो ब्लैक बॉडी है। और यहां तक समझ में आ चुका? बात बेसिक समझो, अब ध्यान दो, अब बात यहां खत्म नहीं हुई है, बात यहां स्टार्ट हुआ है। अब मैंने किसी एक बॉडी को लिया और उसको मैंने हीट किया। जब किसी बॉडी को आप हीट करते हो तो आपको पता है वो ग्लो करता है, ठीक है, और ऑल पॉसिबल वेवलेंथ वो उसको रिलीज करता है। एम आई राइट? लेकिन जब आप किसी बॉडी को ग्लो करोगे, किसी बॉडी को हीट करोगे, लगातार हीट करते जा रहे हो, तो वो ऑल पॉसिबल वेवलेंथ निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है, लेकिन उसमें से कुछ थोड़ा सा कम होगा तो कुछ थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है, और कुछ जो होगा वो मीडियम भी होगा। ऐसा ही तो हो सकता है। अब सब वेवलेंथ एक ही पावर का निकले ऐसा तो नहीं होगा, किसी का थोड़ा कम वेवलेंथ निकलेगा। जैसे लेमडा 3 मैंने मान लिया ज्यादा अमाउंट में निकला है, लेमडा 1 कम अमाउंट में निकला है, और लेमडा 2 और लेमडा 4 देखा गया कम अमाउंट में निकला। तो प्रैक्टिकली जब ग्राफ बनाया गया इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे, ध्यान से समझना क्या बोला मैंने, जब ग्राफ बनाया गया इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे, तो देखा गया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता चला गया। तो कहा गया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, मान लिया यहां पे ये लेमडा 3 है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, और जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी वही तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। माना अब इसमें से किसी बॉडी को ग्लो कर रहे हो, जैसे आपने कोई बॉडी ग्लो, जैसे आपने एक आयरन रॉड ले लिया, तो जब आयरन रॉड को आप धीरे धीरे गर्म, मेरी बात समझना अच्छे तरीके से, जब तक ये चीजें नहीं समझोगे आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन जीवन में नहीं समझ में आएगा, खाली थियरी पढ़ोगे। अब मैंने एक आयरन रॉड ले लिया और आयरन रॉड को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे पहले वो धीरे थोड़ा सा लाल होता है, फिर देखना और ज्यादा रेड हो जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखोगे येलो येलो डर्टी फेलो जैसा हो जाता है वो। उसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो देखोगे क्या वो व्हाइट हो जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो देखोगे कि वो ब्लू कलर से जलने लगता है। यानी रेड कलर दे रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड कलर का वेवलेंथ जो माना लेमडा 3 है वो ज्यादा अमाउंट में, और लेमडा 3 इस बार क्या है? रेड है। तो यानी एक जब किसी बॉडी को हिट करते हैं तो एक वेवलेंथ बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है, उस वेवलेंथ की इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और वही जो होता है उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एम आई राइट? ये बताया था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने, बिल्कुल बहुत सही बताया था। और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है T, ठीक है, और बताया गया कि जैसे जैसे अगर आपका वेवलेंथ इंक्रीज करता जाता है इंटेंसिटी क्या हो जाती है? उस वेवलेंथ की कम होती है। मतलब अगर लेमडा 1 का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम और लेमडा 4 का वेवलेंथ है 7500 एंगस्ट्रॉम, तो इंटेंसिटी जो होती है वो कम होगी लेमडा 4 की। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। ये तो एक नॉर्मल सी बात आ गई। अब जब क्लासिकल थ्योरी पढ़ा गया
तो क्लासिकल थ्योरी में देखा गया कि ग्राफ जो होता है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से आ रहा है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मैंने मान लिया 500 केल्विन। लेकिन जब एक्चुअल ड्रॉ किया गया तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है। मींस ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस जगह पे ग्राफ का वेरिएशन रॉन्ग है, लेकिन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ गया तब तो ग्राफ सही है, लेकिन इस जगह पे रॉन्ग आ रहा है। तो ये रॉन्ग क्यों आया? तब बोला कि लाइट में सिर्फ वेव नेचर नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। ये क्लासिकल मॉडल से ये ग्राफ आया, ठीक है, और एक्चुअल मॉडल बोलता है ग्राफ ऐसा होना चाहिए, यानी किसी एक का वेवलेंथ ज्यादा होगा और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा सबस्टेंस उसी कलर का होगा। ठीक है, तो भैया किसका ज्यादा होगा उसका ग्राफ कैसे बनाओगे? माना हमारे पास लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4 बहुत सारे वेवलेंथ है, तो तुम बोलोगे सर मैं इस तरह से ग्राफ बनाऊंगी, मींस एक को मैंने ज्यादा कर दिया, मैंने मान लिया सर ये लेमडा 3 है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। तो एक्चुअल जो प्रैक्टिकली बोला ये ग्राफ, लेकिन क्लासिकल बोलता है नहीं भैया मेरे अकॉर्डिंग तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ इस तरीके से होना चाहिए। अब साइंटिस्ट बड़े परेशानी में पड़ गए कि भाई एक्चुअल तो ये होता है, बिल्कुल सही बात है, किसी चीज को गर्म करोगे तो कोई वेवलेंथ ज्यादा कोई वेवलेंथ कम, जैसे आयरन रॉड को गर्म करोगे तो कभी वो रेड दिखेगा कभी ब्लू, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड का वेवलेंथ ज्यादा, यानी रेड ज्यादा निकल रहा है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ब्लू ज्यादा निकल रहा है। तो एक्चुअल वेवलेंथ और क्लासिकल जो आपका ग्राफ है वो दोनों डिफर किया। डिफर करने के बाद में साइंटिस्ट के दिमाग में एक बात आई कि लाइट में वेव नेचर नहीं, लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, यानी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं, एनर्जी किसी और चीज पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, सुनना मेरी बातों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी को तुम लगातार गर्म करते जाओगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, एक पर्टिकुलर कलर की ही इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। एम आई राइट? मतलब एक पर्टिकुलर कलर की लगातार इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी नंबर ऑफ इंटेंसिटी बढ़ाने से, किसी बॉडी को हीट करने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फोटोन्स जो निकलते हैं वो इंक्रीज करते हैं, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। यानी दुनिया में अगर तुम किसी भी चीज को गर्म करो, चाहे वो रेड या ब्लैक बॉडी हो जाए, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, मींस जो वो कलर दे रहा है उसी की इंटेंसिटी बढ़ेगी, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन उसके केस में, या तुम यहां लिख दो नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, यानी गर्म करने से इंटेंसिटी से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब बोलोगे सर ये तो आप थ्योरी पढ़ा रहे हो, क्यों नहीं आएगा वो समझो। आपने देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब अपने आयरन रॉड को गर्म किया, समझना, तो वो एक बार रेड दिखाया, थोड़ी देर बाद वो येलो हो गया, उसके बाद थोड़ा सा व्हाइट जैसा होगा और फाइनली वो ब्लू हो गया। ये कलर चेंज क्यों हो रहा है? कलर चेंज का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी μ2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी μ3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी μ4 है, मींस जब किसी बॉडी को हम हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी बॉडी को हीट करने से उसकी एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती है तो एनर्जी के साथ साथ कलर चेंज भी दिख रहा है, सेम कलर नहीं दिख रहा है। और कलर चेंज किस पे डिपेंड करता है? या तो फ्रीक्वेंसी पे या तो वेवलेंथ पे। यही तो होता है भैया, बिल्कुल वाली बात सही है। यानी कहा गया एनर्जी जो होगी, कलर चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, या एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, यानी E इज इक्वल टू होगा h म्यू और E इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा। यानी अगर किसी बॉडी का कलर चेंज हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, और E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये किसने बताया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया था। इसीलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ने से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अब एक चीज याद रखना, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ डिक्रीज होती है, इसलिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है।
खुद समझ के देखो, रेड का वेवलेंथ ज्यादा, ब्लू का वेवलेंथ कम, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ग्राफ में वेरिएशन होने की वजह से साइंटिस्ट ढूंढा, और अगर प्लैंक्स क्वांटम नहीं आता तो बॉडी को अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते तो एक पर्टिकुलर कलर की खाली इंटेंसिटी बढ़ती, कलर चेंज नहीं दिखता। यानी अगर तुम लोहे के रॉड को लगातार गर्म करते जाओ तो पहले एक बार डल रेड होगा, फिर से थोड़ा और रेड, फिर से और रेड और रेड और रेड और रेड, रेड रेड रेड, मतलब ब्लू होगा ही नहीं। मतलब कहने का मतलब इंटेंसिटी रेड कलर की बढ़ रही है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली तुम क्या देखते हो? प्रैक्टिकली हम देखते हैं कलर चेंज होता है, यानी एनर्जी इंटेंसिटी पे नहीं, फ्रीक्वेंसी पे। इसको मैंने नहीं, प्लैंक्स क्वांटम ने बोला। यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंसेप्ट। कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं होती, पहले तो मैं तुमको एक चीज बता दूं। और ब्लैक बॉडी कोई भी हो सकता है। ब्लैक बॉडी एक आइडियल कंसेप्ट है जो एक गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर जैसा काम करता है, और जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसी को बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और अगर टेम्परेचर बदलते जाओगे तो ग्राफ देखो, लोअर टेम्परेचर पे जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा फ्लैट बनेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो लोअर वेवलेंथ है वो ज्यादा दिखेगा। अगर मैं मान लिया ये 300 है, ये 400 है, तो ये 500, यानी 500 का थोड़ा ऐसा पिक बनेगा, याद रखना इस चीज को। 400 का थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, 300 का थोड़ा इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। यानी जब टेम्परेचर कम हो, समझना मेरी बात, तो हायर वेवलेंथ वाला ज्यादा दिखता है। ये देखो, हायर वेवलेंथ वाला ज्यादा दिखता है। लेकिन जब टेम्परेचर कम हो तो लोअर वेवलेंथ वाला ज्यादा दिखता है। जब टेम्परेचर कम हो तो पहला क्या दिखता है? रेड। रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, जब टेम्परेचर कम हो, सॉरी यहाँ वेवलेंथ के टर्म्स में बोला ना। हाँ, जब टेम्परेचर कम हो तो ये वेवलेंथ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पार्डन। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा, एक मिनट, मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया, एक मिनट। मैंने क्या बोला? अगर इस तरीके से आपको ग्राफ कोई ढूंढने बोल दें, इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो अगर 300 के लिए बोले तो थोड़ा फ्लैट बना देना, 400 के लिए बोले थोड़ा सा इधर आएगा, और 500 के लिए बोले तो इस तरीके से आएगा। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो हम थोड़ा सा फ्लैट मूवमेंट होंगे, फ्लैट मूवमेंट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के केस में। और अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये वाला जो होगा, जो आपका वेवलेंथ पर्टिकुलर, उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता, उल्टा मैंने बोल दिया था, तो इंटेंसिटी बढ़ती है किसी भी कलर की, और टेम्परेचर कम होगा, जैसे मान लिया ये वाला ग्राफ है 300, तो इंटेंसिटी कम होगी। और आपको पता है विथ राइज इन टेम्परेचर इंटेंसिटी तो बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन जो इजेक्टेड होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। यहाँ देखो, 500 केल्विन पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, 400 पे थोड़ा कम, 300 पे थोड़ा कम। यानी 300 पे थोड़ा कम, ज्यादा लो टेम्परेचर पे ज्यादा फ्लैट बनेगा, और हाई टेम्परेचर पे थोड़ा कर्वी और क्लोज बनने लगेगा। तो इस तरीके से ये 500 का है, ये 400 का है, और ये 300 का है। इस चीज को याद रखना। आ गया समझ में? तो हम बोल सकते हैं द रेडिएशन एमिटेड अकॉर्डिंग टू Planck's quantum theory, Planck's law, meaning it has a spectrum that is determined by the temperature alone. ठीक है, नॉट बाय द बॉडी शेप एंड कंपोजिशन। ये टेम्परेचर चेंज करते जाओगे तो आपका कलर चेंज होता जाएगा, और कलर चेंज होगा यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होगा, तभी तो अलग अलग स्पेक्ट्रम, आपका एक स्पेक्ट्रम बनता हुआ दिखेगा। तो ये चीजें होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ग्राफ के साथ समझ में आ गया? अब आपका टर्न है, जिसको भी डाउट है पूछो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी बोलती है ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन एक्चुअल थ्योरी बोलती है इस तरीके से। तो ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और किसी भी बॉडी का जो कलर होता है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, याद रखना इस चीज को। जिस वेवलेंथ को वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ज्यादा शो करेगा वही उसका कलर शो करता है, और उसी कलर चेंज को देख के ही तो हम स्टार वगैरह का टेम्परेचर ढूंढते हैं। स्टार पे थर्मोमीटर लगा हुआ है क्या? जैसे स्टार का बोला जाता है, अरे यार कभी ये स्टार बन गया, आपने पढ़ा होगा सुपरनोवा, क्या बोलते हैं, ब्लैक होल,
और उन सब चीजों के बारे में पढ़ा होगा, तो स्टार में भी कलर चेंज होता है। तो ये कलर चेंज उसको टेम्परेचर से रिलेट कर देता है कि ये कलर दे रहा है मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, ये कलर दे रहा है इसका मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के साथ साथ हम तारे का भी टेम्परेचर जो है इसी कलर चेंज से हम लोग पता कर सकते हैं। यानी कलर चेंज अगर दिखे तो हमें पता चल जाएगा टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे अगर तुम एक आयरन रॉड को हीट करो और ब्लू से जल रहा है, ब्लू लाइट दे रहा है, तुम समझ जाना आयरन एकदम हाई टेम्परेचर पे उसको हाई टेम्परेचर दिया जा रहा है। लेकिन आयरन को तुम देख रहे हो कोई लोहा गर्म कर रहा है और वो रेड दिख रहा है, तो समझ जाना अभी टेम्परेचर पीक पे नहीं गया है, क्योंकि ब्लू होगा तभी पीक पे जाएगा। तो कलर देख के भी तुम टेम्परेचर का पता लगा सकते हो। इसी चीज को तो साइंटिस्ट यूज करते हैं। एक्चुअली एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह क्या है, यही सब चीजें तो बेसिक से ही तो आती है। अब तारों पे स्टार पे जाके तो कोई थर्मामीटर लगाएगा नहीं, वो कलर चेंज देख लिया, समझ में अगर येलो दिख रहा है मतलब ये पर्टिकुलर टेम्परेचर। अच्छा थोड़ा लाइटिस्ट येलो दिख रहा है, डार्क येलो दिख रहा है, अच्छा टेम्परेचर इसका मतलब बढ़ गया। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, यही तो बताया मैंने। तो इस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताया, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कलर चेंज हो रहा है। आई होप सो समझ में आ चुका है। चलो आज मैं क्लास यही एंड करता हूं। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ूंगा बोर्स मॉडल और उसमें जम के डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो कल क्लास कल शायद ना लूं, फिर भी मैं बता दूंगा, जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो अब